राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ रंगकर्मी, लेखक, गायक और अभिनेता पीयूष मिश्रा। ओ री दुनिया हे ओ री दुनिया पीयूष मिश्रा 13 जनवरी 1963 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे पीयूष मिश्रा रंगमंच और फिल्मों का बेहद जाना पहचाना नाम है। और बिस्मिल काशवाते आज तुम हिंदोस्ता देखते कि मुल्क सारा ये टशन में फिल्म है। आज का लौंडा ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो भैया लौंडिया के दिल में है। वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रो जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। विविध कलाओं के प्रति स्वाभाविक रुझान ने पीयूष मिश्रा को लगातार सृजनरत रखा और इसी का नतीजा है कि आज वो सर्वाधिक सक्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकारों में गिने जाते हैं। कि उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर। 35 से ज्यादा छोटी बड़ी फिल्मों में अभिनय, गायन और लेखन करने वाले पीयूष मिश्रा ने लंबा अरसा रंग गतिविधियों में गुजारा है। दिल्ली के एनएसडी से प्रशिक्षित पीयूष मिश्रा जर्मन नाटककार फ्रिट्ज बेनेविट्स के पसंदीदा छात्रों में रहे हैं। थिएटर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा ने जब तक थिएटर किया अपने स्टारडम को बखूबी जिया। मुझे गाली थी लेकिन आप उसको कुछ नहीं करे, मुझे पकड़ा हुआ यहाँ पे सवाल। जी हाँ, मैं आपसे बेहद बेहद माफी चाहता हूँ। मैंने अभी ईयरफोन करवाया था आपके स्टेशन डायरेक्टर से बात करने के लिए। ओके, इट वाज जस्ट रूटीन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स ऑल। 1998 में आई फिल्म दिल से शुरू हुई उनकी आंख मिचौली आखिरकार मकबूल और गुलाल जैसी फिल्मों के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंची कि उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जाती है। वो क्या कर समझा? ठीक है, तो तू भी जा उसके साथ। मेरे सामने शर्म आएगी उसे गोली मारने में, हैं? गहरी उधेड़बुन और दार्शनिक खोजों में उलझे रहने वाले पीयूष मिश्रा आपको पहली नजर में बेरुखे और बदमिजाज भले लगें, दिल से वो बहुत अच्छे हैं। रांझों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। सर, हमने आपका परिचय कराते हुए 3-4 मामूली शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि हमें मालूम है कि उससे ज़्यादा आपके अंदर कला की अभिरुचियां हैं। ये कला की अभिरुचियां आप याद अगर करें तो कहीं अर्ली चाइल्डहुड में कब और कहाँ आपने महसूस की होंगी कि आपके अंदर एक कलाकार है? कर ली उसी वक्त कर ली थी, मतलब आपके जब पढ़ रहे थे कॉलेज में, स्कूल में, तब आया करता था, कहीं से आया करता था, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आया करता था। मैंने कई बार जानने की भी कोशिश की लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, अपने आप आ जाया करता था। तो फिर आखिरी में मैंने परेशान होना बंद कर दिए और मैंने नहीं सोचा कि ये ऊपर वाले ने दिया है कुछ और मुझे फॉलो करना है इसको। करते करते कंफ्यूज स्टेट में फॉलो किया, सब कुछ कंफ्यूज था। कभी तय नहीं कर पाए कि ये चीज़ करनी है या वो चीज़ करनी है। बहुत सारी चीज़ें करते थे, हर चीज़ करने की कोशिश की, हर चीज़ हो गई। आज कहीं जाकर थोड़ा सा संतुलन है, थोड़ा जवाब पाने की हसरत है और मिल भी रहे हैं थोड़े बहुत जवाब कि क्या है क्या नहीं ज़िंदगी। तो बचपन से था ये, 7वीं 8वीं से शुरू हो गया था, बल्कि और पहले से शुरू हो गया था। ये सब ग्वालियर में हो रहा होगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा आंख में आंख मिलाकर बात करिए। ग्वालियर में, हाँ ग्वालियर में हो रहा था, ग्वालियर में हो रहा था।
आपने कहा कि सब कुछ कंफ्यूज स्टेट में हो रहा था, लेकिन जहाँ तक ये जानने को मिलता है कि जो नाम आपका माँ पिता ने रखा था, उस नाम के बदले आपने अपना नाम चुना, वो तो कंफ्यूज स्टेट शायद नहीं रहा होगा। ये आपका अपना डिसीजन था कि आपने अपना नाम चुना, वो क्यों चुना? कुछ नहीं, मैं अपनी बुआ के गोद गया था तो मैं शर्मा से मिश्रा तो ही गया था। उसके बाद प्रियकांत मुझे अच्छा लगता नहीं था, तो मैंने कोई थोड़ा मैनली नाम रखने की कोशिश। पीयूष मुझे बड़ा अच्छा लगता, पीयूष और अनुराग दो नाम थे, अनुराग रखा नहीं, पीयूष पर मेरा दिल अटक गया, पीयूष मैंने नाम रख लिया, पीयूष मिश्रा हो गया। और जो पीयूष मिश्रा हो गए, उसके बाद ये फैसला आपको ठीक लगा कि ये नाम ठीक है और वो सचमुच वही डिनोट कर रहा है जिसके लिए आपने उसको मैनली रखा था? हाँ, पीयूष मिश्रा रखा। ऐसा नाम बदलने से कुछ फ़ायदा और नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीयूष मिश्रा एक तरह से वो पुरानी ज़िंदगी पीछे चली गई। मतलब प्रियकांत शर्मा जो था वो एक तरह से पीछे चला गया बैकडोर में, और उसके बाद फिर मैंने काम किया, मतलब इत्तेफाक से काम उसके बाद अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ, टेंथ में किया था ये सब, तो टेंथ के बाद में अच्छा काम क्या हुआ, टेंथ के बाद में वही काम चलता रहा। लेकिन टेंथ के बाद में 12th हुआ, फिर फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर के बाद NSD आए 83 में, तो उसको एग्रेस मतलब लगातार चलता रहा, ऊपर इंक्लिनेशन होता रहा, लगातार ऊपर ही चढ़ते गए। बहुत से लोग NSD इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने शुरुआती दौर में कोई एक ख्वाब सा बुनते हैं कि एक दिन NSD जाना है। मेरा ख्याल है कि आप NSD इसलिए नहीं आए क्योंकि NSD में आपको मालूम था कि क्या क्या होगा, बल्कि वो एक तरह का बताया जाता है कि वो ग्वालियर शहर से भाग खड़े होने का एक दूसरा नाम था। भाग खड़े होने का दूसरा नाम था, हाँ। अच्छी ज़िंदगी नहीं चल रही थी, तो इसलिए कहाँ जाएं, पढ़ते थे नहीं, पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर थी। तो मतलब ये पढ़ाई लिखाई एकेडमिकली जो है, ये मुझे कतई समझ में नहीं आया कभी कि मैं क्यों पढ़ूं फिज़िक्स केमिस्ट्री। जब मेरा मन कुछ और गाना गाने को करता है या मन पोट्री लिखने को करता है, तो मैं ये सब चीज़ें क्यों करूं। तो नहीं की तो वहाँ पर नहीं करके तो खैर नहीं थी, पढ़ना तो था, पढ़ना पड़ता। तो उस दौरान ये एग्ज़ाम दिया NSD का। मेरे एक दोस्त थे रवि उपाध्याय, दोस्त क्या, मेरा पहला फ़िलासफ़िकल टीचर था वो ग्वालियर में। तो उसने ये दिशा बतलाई कि फॉर्म तो भर दो, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बड़ा मेहनत करके उसने मुझसे फॉर्म भरवाया, फॉर्म भर दिया, मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पास हुआ, अच्छे मार्क्स मिले उसमें। तो वहाँ गया, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये अच्छी बात है, मतलब ग्वालियर से छूटने का बहाना भी है, और इत्तेफाक से वो मेरा पहला इंटरव्यू था ज़िंदगी का। तो पहले इंटरव्यू में पास आउट हो गया, तो इसलिए मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हाँ भाई, उस इंटरव्यू ने मुझे ज़रिया दिया कि मैं ग्वालियर से बाहर जा सकूँ। तो मैं वहाँ चला गया। वो कौन सी फ़िलोसॉफ़िकल उधेड़बुन रही होगी जो रवि उपाध्याय ने आपके साथ शेयर की, और एक तरह से वो एक इंस्पिरेशन का कोई एक बीज बना? क्या फ़िलोसॉफ़िकल आपने जब शब्द कहा तो ज़रूर उसमें कोई चीज़? वो पहला बंदा था जिसने मुझे प्राणायाम से परिचित कराया, योग से परिचित कराया। हालांकि उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया बहुत दिनों तक, लेकिन उसका वो पहला बंदा था जो ये जाना कि तुझे लाइन नहीं मिल रही, तुम्हें लाइन नहीं मिल रही। लाइन से नहीं मिल रही मतलब ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत लंबी चलने वाली थी, और उसने बतलाया कि तुम्हें लाइन नहीं मिल रही। और मुझे वाकई लाइन नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसका तो दार्शनिक अंदाज था बोलने का कि लाइन नहीं मिल रही मतलब लाइन कुछ और चीज़ होती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो है ये सही था कि मुझे लाइन नहीं मिल रही थी, मैं समझ नहीं पाया था फर्स्ट ईयर के बाद में करूँगा क्या। पिताजी बूढ़े हो रहे थे, माँ बूढ़ी हो रही थी, सब पूरा परिवार बूढ़ा हो रहा था, और मैं अकेला बंदा था घर संभालने वाला। तो मुझे पूछा उसने कि भाई ये इस तरफ क्यों नहीं जाते। तो वो 1983 में था। 83 में थिएटर को प्रोफेशन के तौर पर चुनना और घर को फीड करना बहुत ही असंभव बात, आज भी असंभव बात। तो उस वक्त मैंने ये चुना, तो कन्फ्यूजन बहुत भयंकर कन्फ्यूजन था कि मैं क्या परिवार को सर्व कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। नहीं कर पाऊँगा, बल्कि ये था कि नहीं कर पाऊँगा। थिएटर चुना है, थिएटर चुन के फिर उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, फिर उसके बाद में जब तक सिनेमा नहीं करते तब तक आपको पूछता नहीं है। सिनेमा में फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो, सिनेमा में फिर नाम पैदा करो, वो तब तक तो परिवार मतलब आफ्टर ऑल उनको भी बूढ़ा होना है। तो बस ये कारण था। तो रवि ने ये बतलाया कि ऐसी बात है, तुम जाओ तो कम से कम एक लाइन तो मिलेगी। यहाँ तो रहकर तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तो वहाँ रहकर वाकई कुछ नहीं हो रहा था, विध्वंस हो रहा था, सेल्फ। हालांकि देखिए, जो लाइन मिलने की बात रवि ने आपसे कही,
वो पता नहीं आपको मिली होगी कि नहीं वहाँ एनएसडी आने के बाद, क्योंकि शुरुआत के साल ख़ास तौर पर ग्वालियर जैसी जगह से दिल्ली में आने पर, और वो भी 83-84 के बरसों में, बिल्कुल एक कल्चरल शॉक की तरह होता है, क्योंकि मामला सिर्फ ये नहीं होता कि आप तरह तरह के राज्यों से आए हुए लोगों के साथ, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ घुलने मिलने की चुनौती होती है, बल्कि अगर आपकी पढ़ाई में दिल आपका वहाँ नहीं लग रहा होता है तो यहाँ और भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ भी पढ़ाई करनी होती है। वो अनुभव क्या था आपका? नहीं, वहाँ दूसरे किस्म की पढ़ाई थी। वहाँ पर कम वहाँ यहाँ पढ़ मैं इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं क्यों पढ़ूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने का रीज़न नहीं था, कारण नहीं था मेरे पास। तो वहाँ पर कारण मिला, वहाँ पर जो है अगर थिएटर की पढ़ाई कर रहे हो और थिएटर की थ्योरीज जाननी है, क्योंकि थिएटर करना है इसलिए थिएटर की थ्योरीज जानो, तो कारण था वहाँ पर करने का। वहाँ पर भी मैं स्टूडेंट, मतलब पढ़ते हुए मैं बड़ा लचर सा, थियोरेटिकली मैं बड़ा लचर स्टूडेंट था। थियोरेटिकली मैं बहुत ही ख़राब स्टूडेंट था, और बल्कि सबसे ख़राब स्टूडेंट था अपने पढ़ाई से। मेरा वो एक टिपिकल एक्टर का ईगो होता है, जो कि बहुत गलत होता है, जो कि मैंने बहुत बाद में जाकर जाना। जब एक्ट वन ज्वाइन किया तब मैंने जाना कि पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर्टिस्ट बनने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए आपको जितना अधिक आप दुनिया को देख सुन लो, पढ़ लो, उतना ज़रूरी होता है। लेकिन उस वक्त मेरा जो ईगो था, एक्टर का ईगो, एक्टर में बहुत बढ़िया था। जाने के 1 साल बाद ही मालूम पड़ गया था कि मैं एक्टर बहुत बढ़िया हूँ। तो वो जो है उसने मुझे कभी इस बात का, ईगो ने मुझे कभी इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि मैं पढ़ाई करूं। और वहाँ पर टीचर्स जो है, मतलब थ्योरी के टीचर्स थे। मैडम अनुराधा कपूर थी, बहुत इज्जत करते थे उनकी। वर्ल्ड ड्रामा की टीचर थी। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट खाली, मैं बोला करता था कि क्या ज़रूरत है, साली एक्टर है तो फिर पढ़ाई की किस ज़रूरत है। तो वहाँ पर मेरा ईगो लगातार काम करता रहा, और मैं अपने आप को, जब मेरे प्लेस हिट हो गए, तो हैमलेट हिट हुआ, मैन इक्वल्स मैन हिट हुआ, नेक्रोसो हिट हुआ, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, ऐसे वैसे भी नहीं है, बहुत बड़े 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 ज़बरदस्त प्लेस हुए। तो पढ़ते हुए स्टार बनने वाला मेरे ख्याल से एनएसडी के इतिहास में, मैं जैसे मुझे बतलाया गया और जैसे मैंने इंक्वायरी करी कि पढ़ते हुए स्टार बनने वाले मनोहर सिंह जैसे हैं, और 2-3 लोग और हैं एनएसडी के 61 से लेकर अब तक के इतिहास में पढ़ते हुए। तो बन गया मैं वहाँ पर। जैसे दिमाग बिगड़ने का भी डर था, और जो हुआ बाद में, दिमाग बिगड़ा बहुत, दिमाग संभला नहीं। क्योंकि बहुत असली बात ये थी, दिमाग ना समझने की कारण भी ये था कि पहले कभी ज़िंदगी में रिकॉग्निशन मिला ही नहीं था किसी भी व्यक्ति ने, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने, मेरी घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, सब अपने अपने जम गए थे। तो सबको रिकॉग्निशन मिल गया था, कोई डॉक्टर बन गया था, कोई फौज में था। तो मुझे रिकॉग्निशन ही नहीं मिला था, कि किसी ने कभी पहचाना ही नहीं था। और हैमलेट के बाद में वहाँ एकदम से इतनी लंबी चौड़ी भीड़ पहचान रही है, और वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया यार। तो उसने दिमाग ख़राब करना, उसमें नहायत कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो हो भी गया था दिमाग ख़राब बाद में। फिर आपने कहा कि एक्टर में बहुत बढ़िया था, और इस बात को कहने में आपको कोई हिचक नहीं हुई, और आपने ये भी नहीं कहा कि लोग कहते थे कि एक्टर में बहुत बढ़िया था। क्या ये आपका अपना रियलाइजेशन था कि आप एक्टर बहुत अच्छे थे, या क्रिटिक्स ने, दर्शकों ने? नहीं, उसमें क्रिटिक्स ने, दर्शकों ने कहा, तभी तो मुझे मालूम पड़ा, तभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं। लेकिन हाँ, उसमें हार्डबोर्ड, मतलब तब भी मैं जो है एक्टिंग की थ्योरीज को जान नहीं पाया। जब वहाँ एनएसडी में जो प्लेस हुए, उसमें मैं खाली डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, रंजीत साहब बहुत अच्छे थे, फ्रिट्ज बेनेट्स बहुत अच्छे थे, तो उनके कहने, उनके डायरेक्शन की वजह से मैंने एक्टिंग की, वो बहुत बढ़िया हुई। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जो है कि मतलब खोजबीन जो होती है एक्टर की, खोजबीन जो है, मतलब एक्टिंग में एक एक्टिंग को माइक्रो लेवल तक समझना कि भाई क्या बायोकेमिस्ट्री क्या होती है इसकी, कौन से केमिकल्स निकलते हैं अंदर से जबकि आप एक्टिंग करते हैं। ये लगातार बाद में, ये 4 साल बाद शुरू हुआ जब एक्ट वन ज्वाइन किया मैंने। 86 के बाद में जब मैंने एक्ट वन ज्वाइन किया 1990 में, तो उसके बाद फिर ये होना शुरू हुआ कि ये होता क्या है, अन्वेषण जिसे कहते हैं ना, अन्वेषण, किसी अन्वेषक के दृष्टिकोण से ये चीज़ें जानना, मतलब मैंने तभी का असली काम शुरू हुआ। अच्छा, आपने फ्रिट्ज बेनेविट्स का नाम लिया। ये जो 3 साल एनएसडी के थे, इनमें कुछ तो फ्रिट्ज बेनेविट्स के साथ आपके क्या अनुभव थे, और ख़ास तौर पर कौन सी ऐसी कोई एक की फ्रेज़ जो ज़िंदगी में बात तक भी और आज भी आपका पीछा करता है और आपको सहारा देता है? हैमलेट था, मतलब 1 जनवरी 1985 राजीव गांधी की सरकार बनी थी उस दिन, मुझे याद है। और 3 तारीख से फेस्टिवल शुरू हुआ था, जो फिल्म फेस्टिवल होता है अंतर्राष्ट्रीय। 1 तारीख को हमारा प्ले खुला था। एक के बाद एकदम से दिमाग खराब, एक के बाद वो बहुत ही मेगा प्ले हिट हुआ था। तो फ्रिट्ज बेनेविट्स का ज़िंदगी में योगदान इसलिए है क्योंकि उसको मैं कहना पड़ेगा मुझे कि वो मेरा पहला एक्टिंग टीचर था।
फ्रिट्स के साथ 2 प्लेस किए मैंने, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का मैनिकल्स मैन और ये इसका शेक्सपियर का हैमलेट। उसने एक की क्या दी थी, मतलब उसने ये दे दिया कि जो है मतलब एक्टिंग अगर मूड के सहारे होती है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका मूड कैसे बनता है। अगर मूड के सहारे होती है कि पूरा मूड होता है, मतलब आपके वो जो पूरा का पूरा आपका समान भाव पर पूरा का पूरा तंत्र जो है आपके बिल्कुल एक भाव पर आ जाता है, और उसमें जो है कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं अंदर से जब एक्टिंग होती है, तो वो जो है वो चीज़ हो सकती है। जैसे सिंगर है, वो आप अगर उससे बोले कि भाई गाना सुनाओ तो वो हाल के हाल सुना देगा। पेंटर है, बोलो पेंटर करो तो हाल के हाल पेंटिंग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आर्ट का अभ्यास करता है। एक्टर नहीं करता, क्योंकि एक्टर को मालूम ही नहीं कि अभ्यास कैसे किया जाए। तो ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास नाम की चीज़ जो है फ्रिट्ज बेनिमिट्स ने ये आग लगा दी कि दैट वाज आई कैन कॉल इट अ बिगिनिंग ऑफ माई ग्रैंड ऑब्सेशन, कि ऑब्सेस्ड हो गया मैं एक्टिंग को लेकर कि यार ये होती कैसे है और रोज़ क्यों नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि हम मूड पर डिपेंडेंट है, तो सिंगर क्यों नहीं कहता कि हम मूड पर डिपेंडेंट है आज। तो उसका मतलब ये है कि उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे हो एक्टिंग की, पोइट्री पढ़ने से हो या थ्योरी पढ़ने से हो या क्या चीज़ करने से हो कि जिससे कि एक्टिंग हो जाए। तो ये एक जो है उन्होंने दिया, मुझे कुंजी दी, और वो बाद में बहुत भयंकर हो गई, बाद में बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई। मतलब इस हद तक जो एक्सपेरिमेंट्स हो गए बाद में लेटर लाइफ में वो, उसके बाद फिर वो एक टाइम पर मेरे ज़िंदगी में उन्माद बन गया कि यही करना है और किसी भी कॉस्ट पर करना है, जुनून। देखिएगा कि फ्रिट्ज बेनिमिट्स तो पूरे क्लास को या पूरी टीम को ये बात बता रहे होंगे, लेकिन आपने उसको अपनी तरह से इनहेरिट किया। हर बंदा अपनी तरह से नेट करता है ना। और तब क्या उन्होंने कभी इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो वो कहना चाहते थे उसको आपने ठीक से समझ? कम से कम उन प्लेज में, जो 2 प्लेज उनके साथ किए और दोनों में मैंने मेन रोल किए, कम से कम उन प्लेज में उन्होंने एक्नॉलेज किया, और साथ में ये भी बोला कि तुम एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हो जैसे कि मैं तुमसे करवा रहा हूँ। और सचमुच ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। नहीं कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन साथ में ये भी बतलाया उन्होंने कि जो है तुम एक दुर्भाग्य से सौभाग्य से वही चीज़ कर रहे हो जो कि मैं बतला रहा हूँ। अभी असली एसिड टेस्ट तुम्हारा तब होगा जब मैं चला जाऊँगा यहाँ से, और फिर तुम एक्टिंग कर पाते हो कि नहीं। और सही बात हुई, वो गए और मुझसे एक्टिंग नहीं हुई और प्लेज में। हाँ, क्योंकि वो उनकी बातों को जब तक वो थे तब तक वो पता नहीं क्या कुछ करते थे जिससे एक्टिंग हो जाया करती थी। अब उन्हीं बातों को उस वक्त आजमाना जबकि वो नहीं है, उससे एक्टिंग नहीं हुई। तो मालूम पड़ा कि ये जो बातें बोल रहे हैं इसके जिस्म में कुछ और है, इसके जिस्म में मैं गया ही नहीं। तो वो बहुत बाद में गया, बाद में फिर मैं बहुत फिर तो अंदर घुस गया था। बीच में आपने कहा कि वो वाला जो दौर था जिसमें हैमलेट हुआ और प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और दिमाग ख़राब हो गया। ये जो दिमाग ख़राब हो गया, ये उसी का दूसरा नाम है कि जिससे शोहरत से दिमाग ख़राब हो जाता है। शोहरत से रिकॉग्निशन से, हर बंदे ने पहचाना उससे। अकस्मात आप कल तक कुछ नहीं थे, एक रात में आप पता नहीं क्या बन गए। तो वहाँ एनएसडी में तो ऐसा होता है ना, एनएसडी में आपके मतलब जो मेन रोल करता है और अगर वो हिट हो जाए क्लासिकल प्लेज में तो उसकी धमक हर जगह आती है, मतलब बॉम्बे सब जगह पहुँच जाती है कि एक्टर्स बॉन्ड। तो वो एकदम से हुआ, तो एकदम से दिमाग ख़राब होना, और मैंने आपको कारण बतलाया कि क्यों हुआ था। तो एनएसडी के 3 साल पूरे होने के बाद आपने दिल्ली में और क्या किया एक्ट 1 के अलावा? दिल्ली में कुछ नहीं, दिल्ली में फिर मैं थिएटर करता रहा, पता नहीं क्यों क्या करता रहा, कुछ भी नहीं था। रेपर्टरी में आपने नौकरी नहीं की? रेपर्टरी में था मैं, रेपर्टरी में 8 महीने तक था। 8 दिन तक, 18 दिन तक था। सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर। हाँ, उससे लगा कि आपके घर संभल जाएगा, जो सोच के निकले थे कि भाई थिएटर से घर संभाल लेंगे क्या। तो उस वक्त तो 4,000 रुपये बहुत हुआ करते थे। बी ग्रेड, ए ग्रेड और बी ग्रेड दो थे वहाँ पर। बी ग्रेड में मुझे नौकरी मिली थी तो मुझे लगा था कि अब तो घर संभल गया, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। मतलब पता नहीं क्या, मतलब मन था कुछ आपके, कुछ और करने को चाहता था, क्या करने को चाहता था ये मालूम नहीं। तो वहाँ मन ही नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दी। फिर पहली सैलरी नहीं ली थी मैं। पहली सैलरी अगर ले लेता मैं तो संभव है टिक जाता, क्योंकि पैसे की बहुत मारा मारी थी। तो 3,000 थे या 4,000 थे उस वक्त। तो 86 में तो बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। और परिवार भी खुश हो गया था कि हाँ भाई तुमको सर्विस मिल गई। और परिवार उसके बाद कभी नहीं समझ पाया कि मैंने क्यों छोड़ी। मैं भी नहीं समझ पाया मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि मुझे वो 10 से 5 तक अगर एक्टिंग करने के लिए ही निकले हो आप अपने घर से, उसमें भी अगर आपके ऊपर बंदिश है कि आपको 10 से 5 की एक्टिंग करनी है, तो फिर क्या खाक जो है आपने ज़िंदगी जी। ऐसा उस वक्त लगा था। उसके परिणाम बड़े ख़तरनाक निकले। जब मैंने छोड़ी तो उसके बाद दाने दाने के लिए बेहाल हो गया था। लेकिन था कुछ, कोई फोर्स थी जो चला रही थी, या कुछ कुदरत को और मंजूर था। फिर क्या हुआ?
कुछ नहीं, 4 साल तक ऐसी पता नहीं क्या लचर तरीके की ज़िंदगी रही। 4 साल तक पता नहीं क्या थिएटर किया मैंने, बड़ा थिएटर नहीं किया, मतलब यहाँ वहाँ रंजीत साहब के साथ में यह वो करते कुछ तो भी 90 तक की ज़िंदगी। 1 साल के लिए बॉम्बे आया, बॉम्बे में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बॉम्बे में मुझे समझ में नहीं आया करता था कि मैं स्ट्रगल कैसे करूँ, मैं किसी से बोलूँ, मैं मेरे अंदर तो ये था कि बहुत एक्टर हूँ मैं। तो वो ही फेड होने लगा, वो ख्याति यहाँ वहाँ से फेड होने लगती है, क्योंकि पीछे एक्टर्स आ जाते हैं NSD में। आपके निकलने के बाद भी तो एक्टर्स आते हैं ना वहाँ पर, तो वो आ गए, तो धीमे धीमे सब भूलने लगे कि हाँ भाई तो था कभी पीयूष मिश्रा, ये था 90 में। फिर एक्ट 1 बना, वहाँ से जब लौट कर आया मैं, बॉम्बे से 1 साल था मैं वहाँ पर, वहाँ से लौट कर आया तो फिर मैं एक्ट वन मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से फिर अलग ही ज़िंदगी में 90 से लेकर के 90 तक की ज़िंदगी मेरी अलग ज़िंदगी है, और 90 के बाद की मेरी अलग ज़िंदगी। एक्ट वन ने सब कुछ दिया, मतलब जो कुछ मैं करना चाह रहा था वो एक्ट 1 ने करवाया मुझसे। एक्ट 1 में या मैंने किया, या वहाँ पर ऐसे लोग मिल गए कि जिस तरह से मैं अन्वेषण के दृष्टिकोण से एक्टिंग करना चाह रहा था। NK शर्मा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, NK शर्मा मेरा दोस्त था, मेरा सबसे करीबी क्रिएटिव पार्टनर था और है। उससे जब मैं एक्चुअली काम करना मैं वहाँ से सीखा, काम करना। कम्युनिज्म से पहला मेरा वास्ता, जो कि बाद में बहुत बुरी तरीके से टूट गया, अब तो लेफ़्ट से बिल्कुल नाता नहीं है, उस वक्त लेफ़्ट से बड़ा ज़बरदस्त नाता था। तो और लेफ़्ट ने बहुत काम करना सिखाया, उस वक्त बहुत काम करना सिखाया। बाद में बड़े मतभेद हुए मेरे से, बहुत काम करना सिखाया, मतलब सुबह उठना सिखाया, सुबह उठ के दिन भर क्या करना है वो, और अपने लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए भी जो है काम, दूसरे लोगों के लिए ही काम करना होता है, ये लेफ़्ट ने सिखाया उस वक्त। तो उस वक्त बड़े जागरूक हो गए थे हम लोग, बड़े ज़बरदस्त। अयोध्या गिरी थी उस वक्त, कितना कुछ हुआ था, मतलब बाबरी मस्जिद और ये और वो और तमाम चीज़ें। तो बहुत कैंपस थिएटर का आनंद आया, कैंपस थिएटर में होता है थिएटर, मतलब तब वो ख्याति भी बढ़ती रही और पहचाना जाने लगा कि हाँ यार पीयूष मिश्रा इज़ बॉन्ड, पीयूष मिश्रा नाम की एक चीज़ है। जो उसी दौर में आप लोगों ने वो शायद हमारे दौर में नाम का एक ऑडियो कैसेट भी निकाला था, जिसमें नसीर साहब ने ऑडियो कमेंट्री वगैरह की थी, तो वो बहुत हिट हुआ था। और मतलब कैंपस में तो हम लोग बहुत प्रसिद्ध थे। कैंपस में गाने गाया करते थे, ये 50 किस्म की चीज़ें किया करते थे। मतलब वो दौर तो अद्भुत था, मतलब वो 1991, 92, 93, 94 अद्भुत दौर था। मतलब मैं उसको यही कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का उस वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ दौर था। तो बड़ा ज़बरदस्त दौर था, बड़ा ज़बरदस्त। और साथ ही में शराब का चस्का लगा उसी वक्त, वो बड़ा बाद में ज़रा ख़तरनाक हो गया। तो ये हुआ। तो ये कहिए कि एक्ट 1 वाला मसला कब तक चलता रहा? 95 में छोड़ दिया था मैंने, 90 से लेकर 95 में छोड़ दिया था मैंने। फिर 95 में मैंने अपना थिएटर शुरू किया, सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू किए। सोलो परफॉर्मेंस मेरे दिल में इच्छा थी कि भाई एक टंटा ही मत पालो ग्रुप का, आप अकेले हो और अकेले एक्टर हो, और यही आपका रिहर्सल स्पेस है, तो आप ऐसे ही रिहर्सल करने की कोशिश करो। तो ऑटो में जाते हुए, बस में जाते हुए, अकेले जाते हुए, कहीं अकेले बैठकर मतलब ये करने की कोशिश की। तो वो काफ़ी टफ था। तो मतलब एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा करके वो था, सोलो परफॉर्मेंस का ट्रायलॉजी थी, 3 सोलो परफॉर्मेंसेस में करता था। निर्मल वर्मा का दूसरी दुनिया, विजय दानदेथा साहब का दुविधा, और आर्नल्ड वेस्कर का व्हाट एवर हैपेंड टू बेटी लेमन, ऐसा करके। इसमें बेटी लेमन में मैं और औरत की भूमिका निभाया करता था। तो ये तीनों मिलाकर 3 घंटे का परफॉर्मेंस हो जाया करता था। वो किस ग्रुप के नाम से कर रहे थे? वो अस्मिता। मैं 2 साल रहा वहाँ पर। 2 साल के बाद फिर मैं कैंपस थिएटर में चल लग गया। कैंपस थिएटर में यहाँ वहाँ, श्रीराम सेंटर, इधर उधर कैंपस थिएटर बहुत किया। लेडी श्रीराम कॉलेज में, ऐसा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, हिंदू कॉलेज में, गार्गी कॉलेज में, यहाँ बहुत सारे प्लेस किए। फिर करते करते फिर मैं 2003 में फाइनली शिफ्ट हुआ बॉम्बे। हाँ, तो अब यहाँ ये वो मोड़ है जहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि फाइनली आप मुंबई शिफ्ट हो गए थे 2002 में। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर रंगकर्मी, लेखक, गायक और अभिनेता पीयूष मिश्रा के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली।
अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं। हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ आपके पसंदीदा एक्टर गायक पीयूष मिश्रा। पीयूष जी, ये जो एक बॉम्बे आने का जो एक छोटा अरसा था, जिसके बाद आप वापस जाकर फिर थिएटर करने लगे थे दिल्ली में, कहीं उसकी वजह ये भी रही होगी कि बॉम्बे में आपको वो कौन सा अरसे की बात कर रहे हैं? जब आप एक साल के लिए जब आए थे और उसके बाद फिर वापस जाकर पूरे जुनून के साथ आप थिएटर में जुट गए, तो आपको लग रहा था कि वही स्पेस है जहां आप प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए आप वहां लगातार, चाहे वो एक्ट 1 के साथ हो, अस्मिता के साथ हो या कैंपस थिएटर वाला पूरा, क्योंकि वहां आपको चीज़ें आपके कंट्रोल में थी। नहीं, यहाँ कुछ कर नहीं पाया ना। मतलब मैं बहुत अधूरा सा व्यक्ति था वहाँ। जब बॉम्बे आया था तो अधूरा सा व्यक्ति था। स्ट्रगल कैसे करते हैं ये भी नहीं मुझे मालूम था, कि फ़ोटोग्राफ्स ले जानी चाहिए या रिज्यूमे ले जाना चाहिए, इन सब चीज़ों से परिचित नहीं था। तो बड़ा गिरी पड़ी हालत में गया था। मतलब ऐसा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था कि मैं एक्ट 1 ज्वाइन करूँगा। एक्ट 1 बना ही बना था, बल्कि एक प्ले किया था उन लोगों ने। तो जाके एक्ट 1 मेरे सब दोस्त थे वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो यार करते हैं साथ में। ऐसे करके शुरू, मतलब वो इतने लाइकली माइंडेड थे सब सारे के सारे। वो एक्ट 1 ऐसा कुछ नहीं था। एक्ट 1 मेरे ख्याल से खुदा की मर्जी थी और कुछ नहीं था। एक्ट 1 एक ग्रुप था जिसके बारे में कह सकता हूँ मैं कि एक्ट 1 जो है भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी से ही वो ग्रुप बना था। कैसे इतने सारे लोग इकट्ठे, 35, 40, 50 लोग इकट्ठे हो गए। और एक्ट 1 का जुड़ाव ऐसा है अभी तक जो मतलब यहाँ पर लोग बाग अपने सगे संबंधियों की शादी में नहीं जाते कई बार हम लोग। और यहाँ एक्ट 1 की पार्टीज जब मैं 1-2 बार की है मैंने यहाँ दिल्ली में, तो LA से महिलाएं आई हैं कि अरे यार एक्ट 1 की पार्टी है तो हम ज्वाइन करेंगे। तो वो जुड़ाव है क्योंकि हम लोगों ने काम बांटा था, मतलब हम लोगों ने काम शेयर किया था। हम रंगीन मिजाज थे, बड़ी हरकतें करते थे, हंसते थे, बोलते थे, लेकिन काम करते थे। काम मतलब वो तो पूरा योगदान इनके का था। उसने हमें जला दिया था मतलब एक तरह से। तो एक्ट 1 कोई ऐसा सोचा समझो योजना के तहत मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि एक्ट 1 इत्तेफाकन हो गया था। अभी लगता है कि इत्तेफाकन कुछ भी नहीं होता, सब खुदा की मर्जी होती। तो फिर आप 2002 में फाइनली मुंबई शिफ्ट हो गए। 2001 में मेरे को राजकुमार संतोषी ने बुलाया था ये लिखने के लिए, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। उसे मालूम पड़ा था कि मैंने भगत सिंह पर काम किया हुआ है, गगनंदा मामा बाजी। तो मैं करीब 6 महीने उस दौरान जो है बॉम्बे रहा। उस दौरान फिर ये था कि अब शिफ्ट तो होना ही है। पैसे थे नहीं, एक बेटा हो चुका था, तो शिफ्ट तो होना ही है। तो मेरी बीवी से भी मैंने पूछा, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद में वहाँ पर एक मकान ले लिया था मैंने। उसके बाद ऐसी 2001 और 2 और 3 के बीच में मतलब लगातार आना जाना होता रहा। फिर 2003 में जो है 28 मार्च मुझको याद है, ये मेरी पत्नी और बच्चे और माँ यहाँ पर शिफ्ट हुए फाइनली। अच्छा, ये सब जो कुछ हो रहा था, चाहे वो दिल्ली में NSD की पढ़ाई हो, बात का थिएटर हो, मुंबई शिफ्ट होना हो, इन सब को लेकर घर परिवार में किस तरह की प्रतिक्रियाएं और किस तरह का आपके बारे में राय बन रही थी? घर में सब खुश तो थे, मतलब पिताजी खुश थे। माँ तो गांव की थी, तो बेचारी को मालूम ही नहीं था कि थिएटर क्या होता है। बाकी और लोग, मतलब मैं घर से पैसे नहीं ले रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात थी कि ये घर से पैसे नहीं मंगवा रहा, ये बहुत बड़ी बात थी। 90 के बाद में मैंने घर से पैसे मंगवाने बंद कर, पैसे पहले भी नहीं मंगवाता था, लेकिन 90 के बाद में पैसे मंगवाने ही बंद कर दिए। भेजता भी नहीं था, खुद का कमाता था तो भेजता भी नहीं था। लेकिन वो लोग, मतलब उनके पास में और कुछ चारा नहीं था कि वो खुश हों, क्योंकि अगर दुखी भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो खुशी, और तब मैं थिएटर कर रहा था, तो इसलिए वो बतला भी नहीं सकते थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि थिएटर की बातों की इस यहाँ तक पहुँच नहीं थी। तो अंदर ही अंदर जान रहे थे लोग कि हाँ भाई थिएटर का रंगकर्मी है और बहुत बड़ा थिएटर करता है और आर्टिस्ट है और ये वो। लेकिन यहाँ किसी को पिताजी को मालूम, कई बार अखबार में पढ़ लिया करते थे
कई बार वो किसी कालचक्र में आ गया, टीवी मैगजीन में आ गया। तो ये था उनके लिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने घर से पैसे नहीं मंगवा रहा, तो भेज भी नहीं रहा। तो और उसके बाद 96 से जाने लगे लोग बाग। 96 में मेरे पिताजी, 95 में पिताजी गए, 96 में बुआ जी गई, 96 में चाचा जी गए। तो उसके बाद मैं, माँ, ये बेटा मेरा जोश, प्रिया मेरी वाइफ, एक चाचा थे वो भी साथ आए दिल्ली। 2000 में हमने छोड़ दिया, बेच दिया घर। 2000 में हम दिल्ली आ गए थे। और ये सब करते हुए एक ख़ास किस्म की अकड़ आपकी पर्सनालिटी में आती गई, ऐसा कुछ हुआ? अकड़ तो बहुत भयंकर थे। एरोगेंस तो था, बहुत एरोगेंट था। ये 2005 के बाद का परिणाम है कि जब मैं घुलना शुरू हुआ। 2005 तक बहुत एरोगेंट था। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, एक शराब का जिक्र जो आपने किया, चाहे शराब, किसी भी तरह का नशा, एडिक्शन, वो क्या अपनी किसी आइडेंटिटी की तलाश की वजह से? एक तो आप ऑलरेडी एक मशहूर आदमी वहाँ थे, लेकिन जो बीच के अलग अलग फेजेस हैं जिसमें एनके के साथ और फिर लेफ़्ट आइडियोलॉजी और उसका पास आना और दूर जाना, वो एक ऐसी कशमकश के भीतर आप कहीं टकरा रहे थे और हाँ, मैं जा नहीं पा रहा था। और मुझे मेरे साथ सारे साथी बन रहे थे, धीमे धीमे सब बन चुके थे। मनोज मेरा साथी था, वाजपेयी, आशीष मेरा साथी था, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, ये सब बन चुके थे। तो मैं बॉम्बे नहीं आ पा रहा था। मतलब ख़ास बात ये, तो मुझे अब लगता है, अब जब आप बोल रहे हैं तो मुझे अब लग रहा है कि वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही था कि मेरा क्या होगा। कई बार मंडी हाउस जाना, वहाँ पर बैठ के शराब पे, मैं बतलाने में हिचक नहीं है, रोना, मतलब वहाँ पर रोना कि मेरा बच्चा हो गया है, क्या करूँगा मैं। पत्नी काम किया करती थी, शी वॉज एन आर्किटेक्ट, तो काम किया करती थी, तो उससे ही पैसे, घर के पैसे चलते थे। और यही था, मतलब परेशानी थी। रिकॉग्निशन का भाव ही था बेसिकली, जो ड्रिंक करवा रहा था कि मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा। वो भी चलता रहा, काफ़ी चला। 2005 यहाँ शिफ्ट होने के बाद में फिर 2005 में कुछ रोशनी मिली ऊपर से, किसी ने बोला कि भैया बहुत हो गया। तब जो है, तब चमत्कारिक तौर पर जो चेंज होते गए, तो बहुत कुछ हुआ। तब सुधरना शुरू किया धीमे धीमे करके। 2010 के बाद में तो खैर बात ही अलग है। और फिर आप देखेंगे कि नशे का आदी होना एक बात होती है और उसका एहसास न होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। आपको एहसास होता रहा और शायद इसलिए भी आप लगातार विपश्यना या और दूसरे ऐसे थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज जिससे कि डी एडिक्शन हो या ज़िंदगी एक नॉर्मल ढर्रे पर आए, इसकी आप बहुत कोशिश करते हैं। कहीं इसका एक साइकिल सजा के मुझे पूरा होता दिखता है कि कभी जो बात रवि ने वहाँ प्राणायाम वगैरह के बारे में वही थी एक्चुअली, वही थी। ये ऐसा हर बंदा इतना खुशनसीब नहीं होता कि हर बंदे के साथ में ऐसा हो। मेरे साथ में इसलिए हुआ, कहीं कुछ हुआ, मतलब ये मैं बहुत मानता हूँ इन बातों को कि कोई सुपर पावर होती है। उसने मुझे ध्यान दिलाया इस बात का कि बॉस ये पंगा हो रहा है, ज़्यादा पंगा हो रहा है। 2005 से जो है मुझे बाकायदा कोई रोशनी आई, ऐसे नहीं रोशनी आ गई, लेकिन कहीं एहसास हुआ इस बात का डीप इनसाइड में कि ये समझना चाहिए तुमको। तो उसके अपने आप होता गया। उसके बाद फिर बहुत हो गया। उसके बाद तो फिर मुझे धीमे धीमे जब नशा गया तो फिर जाकर हम्बलनेस का स्वाद मालूम पड़ा कि नम्रता क्या होती है, जिस चीज़ से नाता नहीं था कहीं। तो बहुत मतलब आपके मैं कुछ नहीं, मैं जो है, तो ये बहुत कम होता गया धीमे धीमे। तो उसमें अलग ही आनंद आने लगा। मैं जब जाता है तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद फिर मैंने, और एक बात पहले से थी, वो जो बहुत पहले जो है मुझे इस बात का एहसास था कि मैं अकेला हूँ, और मुझे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यकीन था कि मैं अकेलापन मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैं डर के मारे मानता नहीं था। डर के मारे मैं लोगों के साथ रहता था, लोगों का साथ पसंद करता था। वो अब कहीं जाकर मुझे मालूम पड़ा कि वही मेरी ज़रूरत थी, अकेला रहना एक्चुअली वही मेरी ज़रूरत थी। उसी की वही एक चीज़ थी जिसको मैं तलाश कर रहा था, जिसकी खोज कर रहा था। और जब से मैंने अकेला रहना शुरू किया तब से फिर हर चीज़ नज़दीक आने लगी। 2010 के बाद में तो फिर मतलब रोल्स के तौर पर भी
एक्टर के तौर पर मैं इतना कुछ करना चाह रहा था। तो 2010 के बाद में ईश्वर ने सब कुछ जो मैं करना चाह रहा था, अलग अलग किस्म के रोल्स, गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद में चेंज हुआ। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद में जो है आपके मतलब क्या नहीं किया मैंने। आई एम सो मच थैंकफुल टू डेस्टिनी एंड टू द लॉर्ड अलमाइटी, सब कुछ करने का मौका मिला। तो वो उसका कारण यही है कि मैं अति विनम्र हो गया, काफ़ी विनम्र हो गया था, हम्बल हो गया था काफ़ी, उसका परिणाम है। देखिएगा कि मैं का धीरे धीरे गायब होना एक अर्थ में वो अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे अर्थ में यहाँ आपकी फ़िल्मों से जुड़ी हुई ख़ास तौर पर जो उपलब्धियाँ हैं उसको गिनाने में अगर मैं बीच में आता भी है तो उससे एक अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सब आपके किए हुए का ही परिणाम है। तो कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें बताइए जो आपकी फ़िल्मों ने और ख़ास तौर पर अच्छे दौर ने आपको अच्छी फीलिंग दी। क्या बातें बताऊँ, मतलब मकबूल बहुत बढ़िया फिल्म थी। मकबूल मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट परफॉर्मेंस। मकबूल, रिवॉल्वर रानी, प्लेबैक सिंगर एक हॉलीवुड में फिल्म की थी मैंने। ये जो आने वाली है ये इसमें अलग ही परफॉर्मेंस है, तेरे बिन लादेन पार्ट 2। ये क्या बतलाऊँ, मतलब आपके जो मैं ज़िंदगी में अलग अलग रोल्स करना चाह रहा था, ये मेरी ख्वाहिश थी। और क्राफ्ट के साथ में, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी कर लिया, हो जाएगा नहीं, मैं करूँगा वाला मामला था कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूँगा, कैसे होगा ये मुझे मालूम होगा, हवा में नहीं हो जाएगा, ये कैसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये पूरी फ्रेंड्स बेनिफिट्स की प्रणाली उसमें काम में आई थी कि ये जो सोच समझ के करूँगा मैं। तो वो सोच समझ के करने वाला जो है 2010 के बाद में कि जो भी रोल किए, वो जो मालूम था कि सचिन तेंदुलकर जब उसने एक इंटरव्यू दिया था इसने कि मुझे हर वो बॉल याद है जिससे कि मैं आउट हुआ। मतलब उसे पूरा तरह से मालूम था कि वो कैसे क्रिकेट खेल रहा है, कैसे बैटिंग कर रहा है। ऐसे ही मुझे हर वो चीज़ याद है जहाँ मैंने गलत किया तो क्यों किया और सही किया तो क्यों किया। इसलिए जो है मतलब ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए आपको अगर मालूम हो कि आप कल पुरुषों के बारे में भी जानते हैं, तो गाड़ी अगर ख़राब भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप जो है ऐसे अनअवेयर ड्राइवर हैं तो गाड़ी ख़राब हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं वैसा वाला ड्राइवर धीमे धीमे बन गया था जो जानता है अपने कल पुरुषों के बारे में। तो एक्टिंग को लेकर जो अचीवमेंट्स 2010 के बाद के इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि मैं जान पा रहा था कि हाँ मैंने ये कुछ परफॉर्मेंस मैंने अच्छे नहीं किए, और जो किए वो अच्छे नहीं किए, क्यों अच्छे नहीं किए जो मुझे मालूम था, जो अच्छा किए वो क्यों किए ये मुझे मालूम था, ये मालूम है। तो ये उपलब्धियाँ हैं। मतलब बाकी रोल्स कैसा भी वो एक्टर अगर चाहे तो अच्छे से अच्छे रोल को ख़राब कर सकता है, और अगर चाहे तो आपके मतलब ख़राब से ख़राब रोल को आपके नए तरीके से प्रस्तुत करने लायक बना सकता है। वो मैं कर सका, वो मैं काफ़ी हद तक कर सका। अब वो मौका है इस मतलब शोहरत और रिकग्निशन के इस पड़ाव पर कि अपनी कमियों पर भी नज़र डाली जा सके, और उसमें हमें नहीं लगता कि उसको स्पोर्टिंगली ही लेना चाहिए कि एनएसडी के से जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, और उसमें भी एक ख़ास तरह का स्कूल जिसमें मनोहर सिंह और ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह से लेकर आप तक वो एक तार इस तरह जुड़ता है, एक ख़ास तरह की डायलॉग डिलीवरी, एक ख़ास तरह का पंक्चुएशन, एक ख़ास तरह का एम्फसाइज करना, चबा कर डायलॉग बोलना, एक ख़ास तरह के कैरेक्टर में अपने आप को कैद रखना, और जो वर्सिटैलिटी है उस पर ध्यान न देना जो कि फ़िल्मों के लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी आपको लगा कि ये सब भी कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसने जिन दिनों में नाकामी या फ्रस्ट्रेशन दिया होगा वो वहाँ से आप कैरी करके लाए थे? ना, आप जो काम कर रहे हैं अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं और आपको एहसास है कि आप जानते नहीं हैं, आप कभी ना कभी मूर्ख भी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप काम एकदम से तो करना सीख नहीं जाते। तो उस वक्त मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा। मैं एक्टिंग जब मैं गया था वहाँ पर, तो अगर सपोज़ अगर मुझे रोल कोई मिल भी गया होता तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाता। तो वो जो अवेयरनेस थी कि जो है ये एक्टिंग मतलब मैं सोच के नहीं कर रहा, तो वो जो है धीमे धीमे जब जानकारी मिली कि हाँ ये ऐसे करनी चाहिए, या जैसे अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है क्राफ्ट के साथ में करनी चाहिए। मूड पर बैंक होकर खाली मूड कुछ नहीं होता। जैसे मालूम पड़ा क्राफ्ट की जानकारी होती रही तो वो जो है आपके मतलब ये ज़रा ठीक हो गया मामला कि मैं जानकर कर रहा हूँ, सोच कर रहा हूँ, समझ कर रहा हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से हो रहा है, ऐसी हवा में नहीं हो रहा। तो मैं करता गया, वो अधिक जो है आपके वो था प्रेरणादायक। अलग अलग
चरित्रों में अपने आप को ढालने के लिए ज़रूरी होता है कि आप ज़िंदगी को उतनी विविधता में देखें और उनसे बिल्कुल आमना सामना करके ग्रो कर रहे हों। इसका क्या मैकेनिज़्म है आपके पास कि आप तरह तरह के, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि अगली किसी फिल्म में आपको किस तरह के चरित्र को निभाना पड़ेगा, क्या वो सिर्फ निर्देशक के दिए हुए ब्रीफ के आधार पर उसे खड़ा किया जाता है या खुद आप भी उसका कोई मैकेनिज़्म आपके पास है? नहीं, जब मिलता है तो क्या स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट इज सुप्रीम, स्क्रिप्ट में सब कुछ कैद होता है, स्क्रिप्ट में सब कुछ कैद, आपकी इच्छा है तो आप करो और नहीं इच्छा है तो मत करो, तो स्क्रिप्ट में सब कुछ कैद होता है, सब सारी चीज़ स्क्रिप्ट बतलाती है। फिर डायरेक्टर होता है, बिल्कुल डायरेक्टर होता है, मैं डायरेक्टर तो सिनेमा में तो सबका बाप होता है डायरेक्टर, आप पंगा नहीं ले सकते उससे। मैंने पंगा नहीं लिया आज तक, किसी डायरेक्टर से पंगा नहीं लिया, किसी डायरेक्टर से, मेरे सब डायरेक्टर्स मुझसे बहुत खुश रहे। तो अनुराग का कुछ ख़ास योगदान है मेरे उसमें, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जिसने मेरी हर चीज़ को इस्तेमाल किया, लिरिक्स, म्यूज़िक, सबको जो है, गाना, सबको उसने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, और जैसे मैं इस्तेमाल होने देना चाह रहा था उसने वैसे ही इस्तेमाल होने दिया। तो ये एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन, जैसे चरित्र निर्माण जैसे कहते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा दोस्त है एन के शर्मा, उसने कहा था कि जब तक चरित्र कैरेक्टराइजेशन करने की हिम्मत नहीं हो, तब तक लाइंस के भरोसे ही कर देना चाहिए जो कुछ है। लाइंस जैसी बोल रही हैं वैसे करते चलो और आप करते चले जाओ। शाहरुख बहुत पॉपुलर है, आमिर बहुत पॉपुलर है, सलमान बहुत पॉपुलर है, जैसी लाइंस बोलते हैं बोलते चले जाते हैं। डोंट टेक एक्स्ट्रा पंगा। ज़बरदस्ती अगर आप चरित्र निर्माण करने में लग जाते हो, अगर कैरेक्टराइजेशन करने में आप बिल्कुल ही अलग एक पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हो, उसमें रिस्क है। वो अगर फेल हो गया तो बहुत बुरी तरीके से फेल होगा, और अगर चल गया तो आप तालियां मिलेंगे। तो वो अगर आप पंगा ले रहे हो तो वो आपकी औकात है क्या, वो स्पष्ट तौर पर जो है, उसकी बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ कि क्या मेरी औकात है करने की। तो वो औकात मेरे ख्याल से 2010 के बाद में तो हो गई थी थोड़ा बहुत करने की, तो वो हम करते गए, वो क्राफ्ट का इस्तेमाल किया और होने लगा। तो आजकल तो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे करने में। अच्छा, थिएटर के साथ क्या यही बना रहेगा कि ड्रामा स्कूल, जो कि एक नेशनल लेवल पर एक अकेला स्कूल है, वो एक्टरों को ट्रेन करेगा और वो मुंबई की फिल्मी दुनिया में आकर रोटी कमाएंगे? कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। थिएटर में आप कम पैसे कमाना है तो रहो वहाँ पर, अगर आपको मज़ा आ रहा है, कोई चारा नहीं है। अगर सिनेमा नहीं कर पाए सपोज़, तो NSG का तमगा लगाकर आप करो थिएटर भी कर रहे हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर बंदे के दिमाग में होता है कि उसने कमा लिया इतना, वो इतना बड़ा बन गया तो हमको नहीं बन सकते। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। NSD के भी मैं अपने 86 ऑनवर्ड्स जो है, उसके पहले के लोगों की बात नहीं कर रहा, 86 ऑनवर्ड्स मैं कितने लोग बोलूँगा, अगर सिनेमा में जो रिकॉग्निशन इस तरह से मिला, मैं हो गया, इरफान हो गया, नवाज़ हो गया, आदिल थोड़ा बहुत है, आजकल ये ज़ीशान है, मीता वशिष्ठ आई थी चली गई, ऐसा करके मतलब ये अगर 5-6 हो गए, 5-10 भी मान के चलो, अगर आप 83 से लेकर अब तक जो है, 83 से लेकर अब तक मतलब 33 ईयर्स हो गए। 33 ईयर्स में 20 लोग होते हैं एक बैच में, अब तो 25-30 होना शुरू हो गए। उसमें अगर आप जो है 10 बंदे, अगर आप बोलो कि 10 बंदे ये इस तरह से पहचाने गए, ऐसा रिकॉग्निशन मिला, तो ये अच्छा स्कोर थोड़ी है, अच्छा स्कोर नहीं है। और इन्हीं 10 बंदों को देखकर लोग प्रेरित होते हैं कि हम भी जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम उनसे ये पूछ नहीं सकते कि भाई हम कैसे अपनी तारीफ़ करें कि हमने कुछ किया, अपने आप पर कुछ काम किया और उससे हम बन गए, तुम करोगे तो तुम भी बन जाओगे। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप करते हो तो आपको हरगिज़ काम मिलेगा, क्योंकि भगवद गीता का कथन है एक बड़ा फेमस कि एक बार किया गया काम, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। तो अगर आप करते हो, हरामखोरी करते हैं, करते ही नहीं अपने आप पर काम, करेंगे तो बिल्कुल काम मिलेगा। एक बड़ा फेमस है वो कि अगर यहाँ पर एक्टर हो तो काम मिलेगा, नसीर ने कहा था मेरे ख्याल से, अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा। लेकिन आगे मैंने जोड़ दिया था कि लेकिन जब तक काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या? अगर 5 साल बाद काम मिला तब तक आप फ्रेश बने रह सकोगे क्या? यार एक्टर बने रह सकोगे क्या? तो आंखों के नीचे झाई आ जाती हैं। बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स, बॉम्बे बड़ी ख़तरनाक जगह, इट्स लाइक किलिंग फील्ड्स, मतलब मार डालती है।
हम लोग उन लोगों से परिचित हैं, ऑडियंस जो है उन लोगों से, दर्शक उन लोगों से परिचित हैं जो कि बन गए, वो है 0.00001% बनते हैं। अगर आप वाकई देखो, अगर आप उन लोगों के घर में झाँक कर देखो जो कि नहीं बन पाए, अरे क्या मतलब आपके, कितनी कड़वाहट है उनमें, कितनी कड़वाहट है, कितनी परेशानी है उनमें, क्या नहीं करना चाहते, वो ज़माने को जला डालना चाहते हैं। इतना विध्वंसकारी हो गए, शराब पी के उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि कुछ कहने के नहीं। तो बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स, बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स। यहाँ बन जाओ तब भी आपको डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि बिना किसी कारण के सामने वाला बंदा शायद आपको इसीलिए मार देगा कि मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बन पाया। ये फ्रस्ट्रेशन है। तो बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स। बॉम्बे, ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ख़तरनाक, दिखती बड़ी चमकदार है, बहुत ही ख़तरनाक। और इतना ज़्यादा ईर्ष्या है, जलन कुड़न, ईर्ष्या, ढा, जेलसी इतनी ज़्यादा है। ऐसा क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं है। ऐसा क्लासिकल पंडित जसराज और आपके भीमसेन जोशी को मैं गले मिलते बड़े आदर से बात करते हुए देखता हूँ। मैं हमेशा देखा है मैंने। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग प्रोफेशन में तो आपके जलन कुड़न कूट कूट के भरी। एक एक्टर दूसरे एक्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी तरह की कलात्मक अभिरुचियाँ और इसके अलावा कई तरह की कलाओं में विशेषज्ञता आपके पास है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ठीक से रिकग्निशन न मिल पाने का एक कोई फ्रस्ट्रेशन आपको रहता है? मसलन मोटे तौर पर अगर देखें तो गायकी, लेखन, एक्टिंग, डायरेक्शन, इतनी तरह के जो आपके बिल्कुल हार्डकोर एक्सपर्टीज़ के फील्ड हैं, उसमें नहीं ऐसा मैंने जो कुछ किया, मेरे ख्याल से जितना गाना मैं जानता हूँ उसमें गाने में रिकॉग्निशन मिला। जितना मैंने गाया, गाने से ज़्यादा राइटिंग थी उन गानों की, उसना की सबकी राइटिंग अच्छी है। जितना मैंने किया, मेरे को उसमें कोई अभी ऐसा कोई उसमें निराशा नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं अचीवर हूँ। ईश्वर ने जो कुछ करवाया मुझसे, उसका परिणाम दिया मुझे। अभी एक्टिंग बहुत सारी करना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे रोल्स करना चाहता हूँ। बाकी और भी चीज़, अब तो नावल लिख रहा हूँ मैं, पोइट्री की किताब आ चुकी मेरी नई, तो ये भी सब जो है धीमे धीमे फैल रहा है। पोइट्री फेस्टिवल में जा रहा हूँ, लिट फेस्टिवल में जा रहा हूँ। ये नई चीज़ है मेरे लिए, अच्छा लग रहा है। मतलब इस वक्त ज़िंदगी से कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। अभी जो है थोड़ा सा आँख मूंद के थोड़ा सा इबादत करने की ज़रूरत लगती है कि कहीं बह ना जाए। इतना कुछ हो रहा है कि कहीं बह ना जाए, तो अभी जो है आँख मूंद के इबादत करने की ज़रूरत महसूस होती है। करते हैं, दुआ करते हैं, पूजा करते हैं बाकायदा। असल में आपके केस में ये नहीं है कि आप कुछ ड्रीम लेकर ग्वालियर से दिल्ली, और दिल्ली में जो कुछ कर रहे थे उसमें अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, उसका आपके पास कोई पैमाना इसलिए नहीं था क्योंकि आप कोई ड्रीम लेकर नहीं आए थे। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ मिलता जा रहा है उसको अच्छे से किया। अभी लगता है कि ड्रीम नहीं था। अभी लगता है कि ड्रीम लेकर ही जाता है कोई बंदा, ड्रीम लेकर ही निकलता है कोई बंदा। अभी लगता है कि ऐसा होता नहीं एक्चुअली, वो होता जाता है। अभी लगता है कि ड्रीम लेकर नहीं आना चाहिए। आप जहाँ जिस दिशा में चलना चाहो आप उस दिशा में चल दो, अपने आप वो ड्रीम धीमे धीमे पूरा होता जाता है। अभी मुझे लगता है कि अभी कोई और चीज़ चला रही है मेरी ज़िंदगी को। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जो चीज़ें बोल देती हैं, कहीं से कुछ आवाज़ आती है, कहीं से कुछ आवाज़ आती है, कहीं से कहीं और से दिशा निर्देशन आता है और मैं कर देता हूँ उस चीज़ को। दैट्स ऑल, हो जाता है वो काम। मैं कुछ भी नहीं कर रहा इस वक्त। अच्छा, और ये जो उस दौर की, ख़ास तौर पर एक्ट 1 और अस्मिता के ज़माने में आपकी लिखी हुई कविताएं हों, गीत हों, और लेफ़्ट आइडियोलॉजी को लेकर एक ख़ास तरह की आस्था जो कि अब करीब करीब अनास्था में आप कह रहे हैं कि बदल गई है, हाँ, मतलब तो क्या आप उन सब चीज़ों को, उस ज़माने के कन्विक्शन को आज डिसोन नहीं, ज़िंदगी बदल गई। डिसोन नहीं, उम्र के साथ में आपको बदलाव चाहिए होता है। लेफ़्ट बहुत अच्छा लगता है एक उम्र तक, उसके बाद में फिर लगता है कि इसके आगे भी कुछ है। ऊपर देखने की इच्छा होती है, अंदर देखने की इच्छा होती है। अंदर लेफ़्ट नहीं देख पाता, बल्कि वो तो अनिश्वरवादी होते हैं। तो मैं तो जब लेफ्टिस्ट था तब भी बड़ा भयंकर ईश्वरवादी था। तो ये सब चीज़ें, ये उनसे कोई, मैं वो मेरा दुश्मन, मेरे सारे साथी लेफ्टिस्ट हैं, सारे साथी लेफ्टिस्ट हैं मेरे। तो उनसे मतभेद है, लेकिन मतभेदों के साथ ही दोस्ती होती है, और क्या। तो अभी जो है, अभी वाकई मतलब बाहर निकल के नारा लगाने की इच्छा नहीं होती, अंदर से इच्छा नहीं होती। अगर कोई हो रहा है हमारे सामने को कर्म, तो उसके लिए जैसे पहले निकलते थे ना हमारे दौर में,
वैसा अगर आप मुझसे कहें अभी कि गाना गाओ, तो मुझे वो गाने अपने गाए हुए फेक लगेंगे कि मैं गा नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि वो जो हो रहा है उसके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है, लेकिन गाना नहीं, वो वैसे नहीं गा सकते यार, गाना नहीं गा सकते। ये एक बगल में चांद होगा या हुस्ना या घर, ये गा दिए, ठीक है गा दिए, अच्छी बात है गा दिए, लेकिन अब इसका भी एक फेस था वो जो चला गया। अब बिना फेस के, बिना कारण के उन गानों को कुछ और लिखने का कारण है शायद मेरे पास में, अपने एक नावल लिखने का कारण है, नए कारण निकलते जा रहे हैं, तो नावल लिखने का कारण है तो वो एंजॉय कर रहा हूँ लिखना मैं अभी, है ना। कुछ और नई चीज़ें, नए गाने लिखना कारण है, लिख रहा हूँ मैं, कुछ नई स्क्रिप्ट्स लिखने का कारण है, लिख रहा हूँ मैं। तो इनसे जितना फ़ायदा पहुंचना था, और या इनकी उम्र इतनी ही थी ऐसे कहना चाहिए, ये ख़राब नहीं है, कोई लेफ्ट वगैरह एक्ट वन या अस्पताल वगैरह ख़राब नहीं थे। इनकी जितनी उम्र थी उतना ही लोग पूछते हैं मुझसे कि भैया आप अभी थिएटर क्यों नहीं कर रहे, तो मैं बोलता हूँ यार कि मेरे थिएटर करने का ठेका थोड़ी ले हुआ है, जब तक कर रहे थे तब तक मज़ा आ रहा था, और नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, मेरी मर्ज़ी नहीं कर रहा। ये आप कौन होते पूछने वाले? पीयूष भाई, हम लोगों का ये जो बातों का सिलसिला है ये करीब करीब बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव तक आ चुका है। आपको लगता हो अगर कि कोई एक ऐसा जवाब जो आप देना चाहते थे और उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल मैंने नहीं पूछा तो आप कह सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, इतने अच्छे सवालों की मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था। आपने खुला छोड़ दिया मुझे बोलने के लिए, और कहीं भी उसमें कोई सेल्फ अप्रेजल नहीं आया, कोई ऐसी बातचीत नहीं आई जो कि जिसका जवाब ना देना मुझे अच्छा लगे। क्या है, यही है ज़िंदगी। मेरे ख्याल से वो जो पहले दर्शन, हिंदुस्तानी दर्शन था, उसके हिसाब से आश्रम बने थे कि 25 साल तक कुछ और आश्रम का पालन करना चाहिए। 50 के बाद एक चीज़ होती है, औरों को हो ना हो, मुझे तो एहसास हो गया है कि ये जो प्रदर्शन है, मतलब एग्जीबिशन है, एग्जीबिशनिज्म जो है हमारा, ये मेरे ख्याल से धीमे धीमे, एकदम लुप्त नहीं होता, ये धीमे धीमे ख़त्म हो जाना चाहिए। धीमे धीमे मैं का करीब प्रादुर्भाव, मैं का मतलब धीमे विलय, हाँ धीमे धीमे। और आपके मतलब कि उससे अगर आप नहीं भी खोजना चाहेंगे तो भी एक चीज़ निकलेगी। अगर आपका मैं धीमे धीमे मरेगा तो उससे एक और नई चीज़ निकलेगी। और आप ईश्वर, खुदा, अल्लाह, इसमें गॉड वगैरह में बिलीव करें ना करें, लेकिन झक मार के आपको इक्वेशन नहीं बनती बिना हायर पावर के। हायर पावर मान लीजिए उसको, इक्वेशन नहीं बनती। तो अभी वही वक्त है कि धीमे धीमे करके अपने आप के अंदर घुसने का वक्त है, और शांति से सोचने का वक्त है कि क्या है क्या नहीं। कर रहे हैं, इंशाल्लाह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे रंगकर्मी, लेखक, अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा। हालांकि बातचीत की शुरुआत में हमने पीयूष मिश्रा से ये गुजारिश की थी कि वो हमारे लिए कुछ गाकर भी सुनाएं, लेकिन उन्होंने हम्बली इसको मना कर दिया। इसलिए दर्शकों से हम यहाँ माफ़ी चाहते हैं कि पीयूष के गाए हुए कोई गाने हम उनको नहीं सुना पाए। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में हमसे कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, हलसाई सेजों के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे, अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे, के करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया, दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया, ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे, के इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।